सो हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं अभी। और जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं उनको हम इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो फिर आप इस वीडियो को जो है प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप जो है उन वीडियोस को एक बार विजिट कर लो, देख लो, और उसके बाद जो इस वीडियो पर आना ताकि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। अब मैंने बहुत ही सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो कि JEE मेंस, एडवांस्ड और नीट में आए हुए हैं, और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि नहीं भी आए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको उन क्वेश्चन से क्या लर्निंग मिलती है, ठीक है, वो हमको सीखना है, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 4 ऑप्शंस दिया है हमको और हमको बताना है कि इन चारों में से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायमेंशंस क्या है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इस फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला जो है वो पता होना ज़रूरी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो है फॉर्मूला हमको सबको मालूम है, वो क्या है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेर F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एन म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग को म्यू के डायमेंशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, म्यू को यहीं लिखेंगे और इसको कर देंगे F अपॉन एन। ये एन को जो है वो F से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये F क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि एक फोर्स है, ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि अगेन एक फोर्स है। तो इसके लिए ये दोनों जो है ना कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो म्यू एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक्चुअली यूनिट लेस है और म्यू एक कांस्टेंट है, राइट। अब वो अगर वो यूनिट लेस है तो उसके अंदर ना तो मास है, ना तो लेंथ है, और ना ही टाइम है। तो अगर मास भी नहीं है तो आप लिखोगे यहाँ पे m0, l भी नहीं है तो लिखोगे t0, और l0, और टाइम भी नहीं है तो आप लिखोगे t0। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दोगे तो ये जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायमेंशन बन जाएंगे, राइट। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 कीवर्ड्स है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब याद करो, फंडामेंटल क्वांटिटीज जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये वो क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर अपने डायमेंशन के लिए या यूनिट के लिए डिपेंड नहीं करती है। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये जैसे कि मैंने बताया था आपको, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, MKS का दूसरा नाम ये SI सिस्टम है, तो वो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर है ना आपको हर ऑप्शन में 3 पर्टिकुलर क्वांटिटीज दी है। जैसे ऑप्शन ए में आपको दिया लेंथ, मास, डेंसिटी, ऑप्शन बी में दिया लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ऑप्शन सी में मास, टाइम, वेलोसिटी, और ऑप्शन डी में लेंथ, टाइम और मास। तो आपको बताना है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं जा सकता। यानी वो ना तो CGS में जा सकता है, ना वो MKS में जा सकता है, ना वो FPS में जा सकता है, या इसके अलावा और कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना तो उसमें वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए ना आप एक सिंपल सा बेसिक जो है फंडा याद रखो कि आपके पास अगर कोई ऐसा सेट दिया यूनिट्स का जो कि आपस में कोई यूनिट बना देते हैं, ध्यान से सुनना आप, अगर आपके पास कोई ऐसा सेट दिया यूनिट का जो कि आपस ही में एक यूनिट बना देते हैं तो फिर वो जो है ना वो किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है लेंथ, मास और डेंसिटी का। अब हम लोग को मालूम है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है kg अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का यूनिट है kg अपॉन मीटर क्यूब। अब डेंसिटी के फॉर्मूले में मास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसने लेंथ दिया हुआ है, यहाँ इसने लेंथ दिया है, तो यहाँ पर डेंसिटी का रिलेशन लेंथ के साथ नहीं है, डेंसिटी का रिलेशन जो है वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कंबाइन होकर कोई फॉर्मूला नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो ये जो है वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एंटर हो सकते हैं, तो इसके लिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन बी बोलता है लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। अब हम लोग को मालूम है कि जो वेलोसिटी होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर अगर स्केलर फॉर्म में लिखूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, डिस्टेंस जो है वो एक तरीके से लेंथ ही है, और टाइम जो है तो वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगेन अगर आप इन तीनों
क्वांटिटीज को कंबाइन करोगे ना, यानी लेंथ अपॉन टाइम को अगर आप कंबाइन करोगे तो वो वेलोसिटी आपको देगा। दैट मीन्स कि ये किसी भी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एंटर नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऐसे क्वांटिटीज है जो खुद से कंबाइन करके एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बना रहे जो उसी सेट में प्रेजेंट है, तो वो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एंटर नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इनको भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी बोलते हैं मास टाइम एंड वेलोसिटी, तो क्लियरली वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वेलोसिटी के यूनिट में सेकंड तो आ रहा है, यानी टाइम आ रहा है, बट मास नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। उसे अगर ऑप्शन नंबर डी देखो तो लेंथ टाइम और मास, तो लेंथ टाइम और मास ये तो होते ही फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो ये तो जाएंगे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर है लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। वाई? क्योंकि लेंथ और जो टाइम है उसको अगर आप मिलाओगे तो वो वेलोसिटी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है, दूसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से किसके डायमेंशन जो है ना वो डिफरेंट है। तो अगेन हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बोलता है प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस। तो देखो बच्चों, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस ये वो क्वांटिटीज है जो कि इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस के डायमेंशंस पता होने चाहिए, या फिर ऐसा बोल लो आपको उसके यूनिट्स पता होने चाहिए। तो हमको मालूम है कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन यंग्स मॉडुलस का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है। जब आप लोग इलास्टिसिटी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये तीनों क्वांटिटीज के सेम यूनिट है, बट यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, वो डिफरेंट डायमेंशन। दैट इज ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमको मालूम है कि ईएमएफ होने दो या पोटेंशियल डिफरेंस होने दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने दो, तीनों की यूनिट जो है वो वोल्ट्स आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल वी लिखा है। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तीनों की यूनिट्स सेम है, राइट, यूनिट्स डिफरेंट नहीं है, तो डायमेंशंस भी उनके डिफरेंट नहीं होंगे। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन सी बोलता है हीट, वर्क डन एंड एनर्जी। तो हीट जो है वो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन मीटर या फिर जूल भी आप बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट। वर्क जो है, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होगी या फिर जूल होगी। और एनर्जी तो एनर्जी है ही, तो उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होगी या फिर जूल होगी। तो अगेन जब तीनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, डायमेंशंस डिफरेंट नहीं होंगे, राइट। अब हम लोग चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्लियरली यहाँ पर ये 3 ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही जो हमारा करेक्ट आंसर है। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेगी। हम लोग उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ये सिंबल मोस्टली लैम्डा जो ना वेवलेंथ के लिए यूज होता है। जब आप लोग वेव मोशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर ये पूरा इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ct माइनस एक्स, ठीक है, वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स। ये जो y है और ये जो x है ना, दे आर मेजर्ड इन मीटर्स। ये दैट मीन्स ये इनके जो डायमेंशंस होंगे वो लेंथ के डायमेंशंस होंगे। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। ये जो a है ना, ये a एम्पलीट्यूड है कि कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है तो उसके मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑसिलेशंस में भी वो आप पढ़ोगे और आप उसको वेव मोशन में भी पढ़ोगे। तो द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए। द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे सारे टर्म्स तो क्लियर है, सिर्फ एक टर्म रह गया सी जो है वो वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी है जिसकी यूनिट ऑब्वियसली ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होंगी। और यहाँ पे ये जो टी है वो टाइम है, ठीक है। यहाँ पे टी जो है वो टाइम है जो कि ऑब्वियसली सेकंड्स में होगा ऐसा यूनिट के अंदर।
अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे टाइप के ऑप्शंस में ना स्टूडेंट जनरली घबरा जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। बट उसके लिए पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो क्वांटिटीज को आपको ऐड करना है, ठीक है, तो अगर उनके यूनिट्स सेम है तो ही आप उनको ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करना है तो अगर उनके यूनिट्स जो है वो सेम है तो ही आप उनका डिफरेंस ले सकते हो, बिकॉज यूनिट सेम होंगे तो डायमेंशंस ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे, तो वो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो। अब उसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर लगाना है। अब पहला जो है ऑप्शन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए, ठीक है। यानी वो बोल रहा है कि क्या लैम्डा का यूनिट जो है वो एक्स और ए के बराबर है। तो हम ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो y को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, एक तो a के अंदर और एक साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स में, ठीक है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब मैंने आपको बताया था कि एंगल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी अगर मैं ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को एज थीटा कंसीडर करूं, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी ये पूरे टर्म की तो कोई यूनिट है ही नहीं। दैट मीन्स जो a की यूनिट है ना वही y की यूनिट होंगी, या आप ऐसा बोलो जो y की यूनिट है वो a की यूनिट होंगी, करेक्ट। अब हमको क्वेश्चन में उसने बोला है कि वेयर y इज मेजर्ड इन मीटर्स, राइट। दैट मीन्स जो y की यूनिट है वो a की यूनिट है, तो a की यूनिट भी किस में होनी चाहिए, मीटर में, राइट। और x तो उसने बोला ही है कि इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, दैट मीन्स x की यूनिट भी किस में होंगी, मीटर में, राइट। तो अगर यहाँ पर a की यूनिट मीटर में है, x की यूनिट मीटर में, ही हमको पता चल गया। अब हम लोग ये टर्म को देखते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिखता हूँ हाईलाइट करके, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू सी टी माइनस एक्स। तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की तो खुद की कोई यूनिट होती नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस लैम्डा को एक बार इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और एक बार इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो टर्म होगा ना ये हो जाएगा सी टी अपॉन लैम्डा माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। सी टी अपॉन लैम्डा माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 2 पाई की कोई यूनिट नहीं है। अब आप देखो इधर कि ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशन लेस है। अगर ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है मतलब ये सी टी भी डायमेंशन लेस होगा और ये एक्स अपॉन लैम्डा भी डायमेंशन लेस होगा, करेक्ट। एक्स अपॉन लैम्डा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक्स अपॉन लैम्डा की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में तो एक्स है ना, एक्स अपॉन लैम्डा डायमेंशन लेस कब होगा, जब एक्स की और लैम्डा की यूनिट सेम होंगी, करेक्ट। अब एक्स की यूनिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एक्स की यूनिट तो दिया है ना कि मीटर्स है, दैट मीन्स लैम्डा की यूनिट भी किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, तभी ही ये जो टर्म है ये टर्म डायमेंशनलेस होगा। और अगर ये टर्म डायमेंशनलेस होगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के हिसाब से ये टर्म भी डायमेंशनलेस होगा। जब ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस होगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली डायमेंशनलेस हो जाएगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक्स का यूनिट जो है मीटर है और ये टर्म को डायमेंशनलेस होने के लिए लैम्डा का यूनिट भी मीटर में होना चाहिए, करेक्ट। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो सेम कॉन्सेप्ट से आप करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बोलता है द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि लैम्डा का यूनिट तो एक्स से सेम है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट तो राइट है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि y का यूनिट किस में, मीटर में, और जो y का यूनिट है वही a का भी यूनिट है, राइट। दैट मीन्स a का यूनिट भी किस में होना चाहिए, मीटर में। तो x का, लैम्डा का और a का, तीनों का यूनिट मीटर्स में होना चाहिए। दैट मीन्स ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, टोटली रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब सी जो है, सी जो है वो वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग 2 पाई अपॉन लैम्डा का यूनिट निकालते हैं, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा में जब आप देखोगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो खुद का कोई यूनिट है नहीं, यानी इसके डिनोमिनेटर में खाली लैम्डा का यूनिट आएगा जो कि आएगा डिनोमिनेटर में मीटर, राइट। तो अब देखो सी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 2 पाई अपॉन लैम्डा का यूनिट क्या है, 1 अपॉन मीटर। दैट मीन्स क्लियरली ये दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ एक्स 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम लोग लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब आप देखो सी टी माइनस एक्स हम लोग करते हैं, एक्स का जो यूनिट है, एक्स का हमने एक्स को हमको क्वेश्चन में दिया है वेयर एक्स इज मेजर्ड इन मीटर्स, दैट मीन्स एक्स का यूनिट तो मीटर्स में है, दैट मीन्स सी टी का यूनिट भी किस में होना चाहिए, मीटर में, तभी तो ये चीज सब्ट्रैक्ट हो सकती है, राइट। तो सी टी का यूनिट भी मीटर में होना चाहिए, दैट मीन्स ये पूरे टर्म का यूनिट किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए।
बट 2 पाई अपॉन लैम्डा को अभी हमने प्रूव किए कि इसका यूनिट 1 अपॉन मीटर, दैट मीन्स अगेन ये दोनों क्वांटिटीज की यूनिट भी मैच नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर ए है। सो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस 2019 में आया था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इज गिवन बाई F इज इक्वल टू अल्फा बीटा e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। तो पता ये चला कि जो F है ये हमारा फोर्स है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है वो अलग अलग टर्म्स को क्लियर कर रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले बोला वेर एक्स इज द डिस्टेंस, वेर एक्स इज द, जो एक्स है वो डिस्टेंस है, ठीक है। दैट मीन्स पता ये चला कि जो हमारा एक्स होगा ना उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा, बिकॉज डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। उसके बाद के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं मालूम है तो कोई घबराने की बात नहीं, अभी आप सिर्फ उसका यूनिट जो है वो ध्यान में रखो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर केल्विन, ठीक है। उसके बाद टी इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। अब हमको क्या करना है, उससे बोला कि अल्फा एंड बीटा 2 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ बीटा इज, ये 4 ऑप्शंस में से हमको बताना है कि बीटा का डायमेंशन क्या है। अभी देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर F इज इक्वल टू अल्फा बीटा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल जो टर्म होगा, जिस तरीके से एंगल के साथ, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमारे होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उनके साथ जो एंगल होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल के साथ जो टर्म होता है ना वो भी डायमेंशन लेस होता है। दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा टर्म जो मैंने सर्कल किया है वो डायमेंशन लेस है। अगर आपको ये चीज़ पता है, ठीक है, या अगर आप ये चीज़ फिगर आउट कर सको तो आपका प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये टर्म तो डायमेंशन लेस है, तो जो फोर्स का डायमेंशन है वो एक्चुअली इन दोनों के डायमेंशन को मिला हो तब फोर्स का डायमेंशन बनना चाहिए। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के डायमेंशन को जब आप मिलाओगे ना तो वो फोर्स का डायमेंशन बनना चाहिए। और हमको मालूम है कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये माइनस का साइन मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है ना वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना 1 से इक्वेट करेंगे। ऑब्वियसली 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से करेंगे तो फिर तो सब 0 ही हो जाएगा ना। अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे और यहाँ पे अल्फा के टी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इक्वल टू 0, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनलेस उसको करने के लिए जो भी टर्म डायमेंशनलेस होता है उसको हमको 1 से इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, इसको 1 से इक्वेट किया। अब हमको मालूम है कि x का यूनिट जो है वो मीटर है, बट यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अल्फा के डायमेंशन हमको ढूंढना है, अल्फा एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर k है, ठीक है, यहाँ पर k है जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट है वो है न्यूटन मीटर पर केल्विन, वो है न्यूटन मीटर पर केल्विन। और यहाँ पर है टेम्परेचर, ये टाइम नहीं, ये टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, स्मॉल टी इज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। तो यहाँ पे मैंने इसको केल्विन से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने लिख दिया इक्वल टू 1। अब होगा क्या, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, तो ये बचेगा मीटर अपॉन अल्फा न्यूटन इज इक्वल टू 1। बट हमको तो अल्फा के डायमेंशन चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को वहाँ लेके जाएंगे। तो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा वहाँ चला जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा मीटर अपॉन न्यूटन। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन न्यूटन। अब जबकि हमारे पास अल्फा का डायमेंशन आ गया है तो हम उसकी मदद से बीटा का डायमेंशन निकालेंगे, जो कि हमको एक्चुअली प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म तो डायमेंशन लेस है और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाइड है, अल्फा और बीटा। दैट मीन्स कि इन दोनों को मिलाने के बाद ना फोर्स का डायमेंशन बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप इन दोनों टर्म्स को मिलाओगे तब जाके वो फोर्स का डायमेंशन जो है वो बनना चाहिए। अब इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू न्यूटन, मतलब अल्फा और बीटा के डायमेंशंस को जब मैं मिलाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो न्यूटन बन जाएगा। अब अल्फा का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, मीटर अपॉन न्यूटन, तो यहाँ लिख दिया मैंने मीटर अपॉन न्यूटन इंटू बीटा इज इक्वल टू न्यूटन, तो न्यूटन को वहाँ भेजो तो ये हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर। तो देखो बच्चों, बीटा का डायमेंशन क्या बन के आया, न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर, लेकिन हमको प्रॉब्लम के अंदर बीटा का यूनिट बन के आया न्यूटन अपॉन मीटर।
बट हम लोगों को प्रॉब्लम में यूनिट नहीं चाहिए, हमको डायमेंशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार यूनिट आ गया तो डायमेंशन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि न्यूटन का एक और वैल्यू है, न्यूटन का एक और जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट है और वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन स्क्वायर है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा केजी स्क्वायर, केजी का हो जाएगा केजी स्क्वायर, फिर मीटर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नॉर्मल न्यूटन में आता है नीचे डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे न्यूटन स्क्वायर है तो वो हो जाएगा सेकेंड रेज़ टू 4, वो हो जाएगा सेकेंड रेज़ टू 4। और फाइनली ये जो मीटर है वो एज इट इज यहाँ पे मीटर रहेगा। अब फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ये एक मीटर जो है वो एक मीटर को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बीटा का यूनिट यहाँ पे बचेगा केजी स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड रेज़ टू 4, ये आपका बीटा का यूनिट बचेगा। अब इस यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। तो इसको आप क्या करोगे, केजी को आप लिख दो एम स्क्वायर, बिकॉज केजी जो है मास का यूनिट है तो उसको आप लिख दो एम स्क्वायर। यहाँ पे मीटर एक है तो उसको आप लिख दो L1 लिखो या फिर L लिखो, और यहाँ पे सेकेंड रेज़ टू 4 तो डिनोमिनेटर में आप लिखोगे T रेज़ टू 4 और फाइनली ऊपर जाके हो जाएगा T रेज़ टू माइनस 4, T रेज़ टू माइनस 4। तो अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है ये आपका आंसर है M रेज़ टू 2, L रेज़ टू 1, T रेज़ टू माइनस 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, M रेज़ टू 2, L रेज़ टू 1 और T रेज़ टू माइनस 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। तो आपने जैसे कि देखे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग ने मेनली यूज़ किए कि पहले तो ये कि जो एक्सपोनेंशियल के अंदर का टर्म है वो डायमेंशन लेस है, तो उसकी मदद से हम लोग ने अल्फा का यूनिट निकाला है। और हमको ये चीज़ पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डायमेंशन बनना चाहिए, क्योंकि इसका तो खुद का कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो अल्फा बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का डायमेंशन बनेगा, और फोर्स का डायमेंशन है न्यूटन, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब अल्फा का डायमेंशन एक बार आ गया तो उससे हमने बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। सो हम लोग हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का, और अगेन इस क्वेश्चन में आपको बहुत जो है वो लर्निंग्स मिलेगी। ये क्वेश्चन आप जो है लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा आप ऑप्शन के जो है मेथड से ही जाओ, उससे आपका आंसर बहुत ही क्विक आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते एक बार। इफ़ द एनर्जी ई, एनर्जी को यहाँ पे कैपिटल ई से डिनोट किया है, वेलोसिटी वी कैपिटल वी एंड द फोर्स एफ आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। ठीक है, अब आप देखो जब मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा था तो मैंने आप एक टेबल बनाया था जिसमें मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 चीज़ों जो है हमने पढ़ी थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो, ऑल्दो हमने वहाँ पे पढ़े थे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और अब उसके बाद जो उसके अलावा दूसरी क्वांटिटीज़ है वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो। और एग्जैक्टली वो जो है ना कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि यहाँ पर उसने देखो, अगर आप देखो फोर्स है, वेलोसिटी और एनर्जी है, अगर हम उन 7 क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, करेक्ट। बट ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, करेक्ट। और ऐसा हो सकता है कि इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बना लो और आप जो है मास है जो कि उस सिस्टम के अंदर, ऐसा ही सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी थी, वो अब किसी और सिस्टम में मास को आप डिराइव्ड क्वांटिटी बना दो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो हमको इस चीज़ के बारे में रिजिड नहीं होना है कि हमारे मास, लेंथ और टाइम ये सब भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये सब ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बट किस में, ऐसे सिस्टम में। अगर आपका सिस्टम चेंज होगा तो मे बी आपकी दूसरी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल होंगी और जो आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ होंगी वो आपकी फंडामेंटल बन जाएगी, और जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी वो आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन था, बट अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको मास के डायमेंशन चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपकी चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी बने या डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी बने, ये हो सकता है, बट किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट है वो चेंज नहीं होगी। जैसे मास है, मास की जो ऐसा यूनिट है केजी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा ही सिस्टम में मास की यूनिट केजी है और दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हम एग्जैक्टली उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एफ वी रेस टू -2, एफ वी रेस टू -1, ई वी रेस टू -2 और ई वी रेस टू 2। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एफ वी रेस टू -2। तो ये एफ जो है फोर्स है और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, वो है न्यूटन।
फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, और ये है v⁻², राइट। तो जब ये नीचे जाएगा तो v⁻² हो जाएगा, नीचे जाएगा तो v⁻² हो जाएगा, और v माने वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमको क्या चाहिए, मास के डायमेंशन चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को ऊपर ले लो, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब हमको मालूम है न्यूटन को हम कैसे खोल सकते हैं, न्यूटन हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो जाएगा, फिर उसके बाजू में आएगा सेकेंड स्क्वायर और उसके नीचे है मीटर स्क्वायर, तो ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ये मीटर इसको कैंसिल करेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, केजी पर मीटर। बट केजी पर मीटर तो मास की यूनिट नहीं होती ना, मास की यूनिट तो खाली केजी होती है, दैट मीन्स हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम सेकंड ऑप्शन को जो है चेक करते हैं, F⁻⁻1, अगेन फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, और ये v⁻⁻1 है, जब ये नीचे जाएगा तो v⁻1 होगा, यानी वेलोसिटी का एक पावर, तो वेलोसिटी की यूनिट आएगी मीटर अपॉन सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर। न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये सेकेंड ऐसे ही आएगा और यहाँ पे आएगा मीटर। ओके, अब यहाँ से मीटर मीटर को कैंसिल करेगा, ये सेकेंड सेकेंड को कैंसिल करेगा, बट ये आ जाएगा केजी अपॉन सेकेंड, और अगेन केजी अपॉन सेकेंड मास की यूनिट नहीं होती है, दैट मीन्स हमारा सेकेंड ऑप्शन भी जो है वो गलत है। अब हम लोग हमारे थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, EV⁻², EV⁻², तो E जो है वो एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर, उसी तरीके से v⁻² है तो नीचे आएगा तो v⁻² हो जाएगा, और v का यानी वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर ये न्यूटन को हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इसके बाजू में जो है मीटर, और फिर ये वाला मीटर स्क्वायर नीचे, और ये जो सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया था तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो कि ये सेकेंड स्क्वायर ने ये सेकेंड स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा केजी, और यही तो मास की यूनिट है, दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब अगर आप इसको भी चेक करोगे तो अगेन केजी तो आ गया है, बट वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो भी एग्जाम्पल्स हमने किए, हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, और कुछ जो है वो नहीं आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही था कि हमने उनसे कॉन्सेप्ट क्या सीखे। अब हम अगले वीडियो में जो है वो एरर एनालिसिस के जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे।